सब एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। सर आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले के पार्ट्स में कवर कर दिए। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल, जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच a more reactive metal displaces the less reactive metal from its compound and such a type of reaction is known as displacement reaction। देखो सर, अब इसमें मेन जो है ना हमें पढ़ना है कि अगर हमें ये पता लग गया ना कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव और कौन सा कम है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इजीली हो जाएगा। तो मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करो, इसके बेस पे तुम्हें पता लगेगा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। जैसे पोटेशियम है वो इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम जो है वो पोटेशियम से कम रिएक्टिव है बट इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उसने बोला कि सबसे पहले लिखें मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स और जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वहाँ पर लिखें लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो हम लोगों को ये रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना पड़ेगा ताकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आगे समझ पाएँ। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शुरू करने से पहले मुझे एक एक्टिविटी पढ़ानी तुम लोगों को, वो ध्यान से सुनो। एक्टिविटी 1.9 में ये क्या बोल रहा है, कहता तुम लोग क्या करो, 3 आयरन नेल्स लो, ठीक है। टेक 3 आयरन नेल्स। अब ये तीनों के तीनों आयरन नेल्स के साथ ना तुम लोग 2 टेस्ट ट्यूब्स लो, जिन दोनों टेस्ट ट्यूब में तुम लोग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालो। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मतलब CuSO4, इसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसने बोला कि 3 आयरन नेल्स में से 2 तुम लोग क्या करो, इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप करो और एक आयरन नेल साइड में रख दो और एक टेस्ट ट्यूब जिसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला उसको भी साइड में रख दो अनटच, ठीक है। ये उसने बोला और उसके बाद उसने बोला व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब ध्यान से समझो क्या होगा। पहले इसकी क्वेश्चन बनाते हैं। अब उसने क्या बोला है, सबसे पहले उसने बोला आयरन नेल लो, तो इसका मतलब मैंने लिया Fe। आयरन नेल लेने के बाद उसने क्या बोला था, इसको किसके साथ रिएक्ट करना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, मतलब ब्लू विट्रॉल के साथ। तो मैंने Fe प्लस CuSO4। सर CuSO4 कैसे बना, कॉपर की वैलेंसी 2 सल्फेट की वैलेंसी 2, ये आपस में कट गए। तो अब देखो क्या होगा, मेरे को ये बात बताओ, क्या आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये रहा मेरा आयरन, ये रहा कॉपर, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करेगा, कॉपर को उसके कंपाउंड में से जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये इसका मेटल सॉल्ट सोल्यूशन है, उससे डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा FeSO4 प्लस Cu। देखो कॉपर की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2 और Fe की भी 2, तो ये क्या बना Fe2SO4 की वैलेंसी 2, ये आपस में कट गए। तो हमारी इक्वेशन बन गई Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। अब देखो उसने ऊपर क्या पूछा था कि इज देयर एनी चेंज इन कलर। तो ध्यान से समझना, ऑब्जर्वेशन को पढ़ते हैं। देखो द आयरन नेल गेट्स कवर्ड विद अ रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर मेटल। तो आयरन नेल जो था वो पहले सिल्वर कलर का होगा, ठीक है, अब वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स एंड टर्न्स पेल ग्रीन। उसने बोला जो CuSO4 का पहले कलर ब्लू था अब वो हो गया ग्रीन कलर का। अब देखो इसने और आगे एग्जांपल्स दी हैं। मुझे एक बात बताओ, Zn प्लस CuSO4, जिंक और कॉपर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है। सर जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, अब लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो लेड उसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर आ जाएगा बाहर। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, या उसके कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो सर, यहीं पे उसने ये समझाया हुआ तुम लोगों को एक्टिविटी में, ये सब मैंने तुम्हें NCERT से ऊपर ही पढ़ा दिया। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया कवर। अब हम लोग सीखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी रिएक्शन व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब इसकी ना डेफिनेशन समझ नहीं आती है बच्चों को, ये ध्यान से समझना। उसने क्या बोला, मतलब डिटेल में बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझो छोटे से। उसने बोला पहले एक एक्टिविटी पढ़ो 1.10, टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो हमने लिया सोडियम सल्फेट। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, देखो हमने लिया सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4। सेकेंड हमने लिया बेरियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मिक्स देम टू और व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब जब तुम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, उसने बोला ये ऐसा रिएक्शन होता है व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट नाम क्यों रखा वो भी बताता हूँ। एक बात ध्यान से सुनो, जब भी Na2SO4 को
मैं पानी में डिजोल्व करके इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा ना, तो ये आयंस में डिजोल्व हो जाएगा। मतलब सोडियम के पास Na पॉजिटिव आयन आ जाएगा और SO4 के पास 2 नेगेटिव। सर इसका क्या मतलब होता है? देखो सोडियम जो होता है ना, वो हमेशा रिएक्ट करता है अपने आयंस को लूज करके, क्योंकि वो एक मेटल है। तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज है, 11 ही नेगेटिव चार्ज है। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो 11 पॉजिटिव हो गए, 10 नेगेटिव हो गए। इसका मतलब उसके 1 पॉजिटिव ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जिसके भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब वो रिएक्ट कर रहा है बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लूज। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? गेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, जो बेरियम की वैलेंसी होती है ना वो होती है 2 पॉजिटिव। जो क्लोरीन होता है ना उसकी वैलेंसी होती है Cl नेगेटिव। इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझो। क्लोरीन कह रहा है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहा है तो ज़्यादा नेगेटिव बढ़ेगा। बेरियम कह रहा है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, क्योंकि उसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसने 2 नेगेटिव चार्ज छोड़ दिए, इसलिए पॉजिटिव आया। अब देखो ये भाई कह रहा है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? लूज। ये कह रहा है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? गेन। तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाएगा। सोडियम कह रहा है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, क्लोरीन कह रहा है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो इन दोनों का आपस में जो है कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब है सर? क्या इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए? द आंसर इज यस। इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं पहले यहां पर तुम्हें डेफिनेशन पढ़ाता हूं। द रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो इसकी इक्वेशन है ना ऑलरेडी गिवन इन एनसीईआरटी, तो मैं यहीं से पढ़ा रहा हूं। अब देखो इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों रखा? पहले क्या हुआ, सोडियम ने, ये जो बेरियम है, बेरियम ने इसको डिस्प्लेस किया सोडियम को। ठीक है, उसने बोला भाई तू उठ मैं आऊँगा, तो यहाँ पर आ गया बेरियम। अब सोडियम ने क्या किया? सोडियम ने बेरियम को उसकी जगह से डिस्प्लेस किया, तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुई, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे हो मैंने तुम्हें समझा दिया, तो इससे तुम्हें डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये मैंने तुम्हें एक्टिविटी 1.2 में भी समझाया था। जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अब देखो यहाँ पर बना NaCl। NaCl तो होता है नमक। ठीक है, तो नमक तो पानी में डिजॉल्व होता है, तो ये प्रेसिपिटेट तो नहीं है। तो ये मेरा जो बेरियम सल्फेट है ये मेरा है प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। और ये कौन से कलर का होता है? ये होता है वाइट कलर का। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है? अ वाइट प्रेसिपिटेट विच इज नोन एज अ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। और ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एक बार यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। तो देखो सर, उसने क्या बोला? यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, इज फॉर्म। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस formed is known as a precipitate, and any reaction that produces a precipitate is known as a precipitation reaction. तो आई होप तुम लोगों को यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर होगा, कैसे एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस होते हैं वो क्लियर होगा, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं वो भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे भी देखो ये लिखा है, द वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। देखो यार सिंपल सी बात समझो, नेगेटिव चार्ज हमेशा तब आता है जब मैं एक नेगेटिव चीज़ को गेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे Ba2 पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। जब नेगेटिव चार्ज को लूज कर दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखो एक छोटा सा और टॉपिक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? 2 चीज़ें। एनी सब्सटेंस विच गेन्स द ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एनी सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। देखो oxidation may be defined as a chemical reaction which involves addition of oxygen or removal of hydrogen to form a substance। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे एग्जांपल दी है, देखो जो कॉपर है, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, द आंसर इज नो। अब क्या कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया? द आंसर इज यस। इसका मतलब है कॉपर हैज गेन्ड ऑक्सीजन, तो ऐसे रिएक्शन को बोलूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एनी सब्सटेंस विच लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या था? गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन में बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन।
अब कई ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक ही साथ होता है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन से आर लिया और ऑक्सीडेशन से OX लिया, तो यहाँ पर बना रिडॉक्स रिएक्शन। अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक एग्जांपल दी, देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर देखो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर होगी रिडक्शन। अब पहले हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही है, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, देखो पहले जिंक के पास ऑक्सीजन थी, अब रिमूव हो गई, तो ये हो गया रिडक्शन। कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब उसने गेन कर ली, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब सिमिलरली यहाँ पर देखो MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। HCl, मेरे को एक बात बताओ, क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन था, अब क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है सर, आई होप तुम लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब सर आगे बढ़ते हैं, दो और कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, जल्दी पढ़ के खत्म करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो सब्सटेंस को दो चीज़ों में हेल्प करता है। देखो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे ऊपर है कॉपर, ठीक है, कॉपर बना कॉपर ऑक्साइड, इसका मतलब है जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। अब अगर उसने ऑक्सीजन को गेन किया है तो उसको ऑक्सीजन किसी न किसी ने तो दी होगी। जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, अ सब्सटेंस विच हेल्प्स द अदर सब्सटेंस टू अंडरगो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसी की दूसरी डेफिनेशन, अब देखो ऑक्सीडेशन कैसे होती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, या तो वो उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं विच गिव्स ऑक्सीजन, या उससे हाइड्रोजन ले रहे हैं और विच गेन्स हाइड्रोजन। मतलब अगर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसने गेन कर ली हाइड्रोजन, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा था उसको क्या हुआ, उससे तो रिमूव होगी ना हाइड्रोजन। तो ये बात को ध्यान से समझो। रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा होता है, गिव्स हाइड्रोजन और गेन्स ऑक्सीजन। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, सब क्लियर होगा। देखो यहाँ पर क्या था, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स आउट जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। मुझे एक बात बताओ, जिंक ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन थी, अब यहाँ पर हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यस और नो, द आंसर इज यस। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन। किस सब्सटेंस में से रिडक्शन हुई, तो सर वो था जिंक ऑक्साइड। तो कौन सी सब्सटेंस रिड्यूस हुई, सर जिंक ऑक्साइड हो गई मेरी सब्सटेंस रिड्यूस। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो ये ऑक्सीजन किसके पास चलेगी, सर वो चलेगी कार्बन के पास। इसका मतलब है कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कार्बन ने क्या किया, देखो कार्बन ने गेन कर ली ऑक्सीजन, तो अगर ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर ली, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कार्बन ने अगर ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो कार्बन क्या हुआ, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन। अब देखो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसने इसको ऑक्सीजन दी। अब ऑक्सीजन है किसके पास, वो है जिंक ऑक्साइड के पास, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप तुम लोगों को यहाँ से क्लियर होगा। एक और एग्जाम्पल साथ समझाता हूँ। H2S प्लस Cl2S। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, पहले इसके पास हाइड्रोजन था, अब नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था, अब आ गया, तो जब गेन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मेरे को एक बात बताओ, सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हुआ, सर सब्सटेंस रिड्यूस्ड वो होता है जिसने हाइड्रोजन गेन कर ली। इसका मतलब सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया क्लोरीन। अब अगर सब्सटेंस रिड्यूस क्लोरीन हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, सर वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ जिसने इसको हाइड्रोजन दी, तो वो हो गया मेरा H2
एस, ये देखो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब गिव्स हाइड्रोजन, तो इसको हाइड्रोजन दी किसने, H2S ने। अब H2S में से हाइड्रोजन गई तो H2S क्या हो गया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आ गया H2S। अब इसको मेरे को एक बात बताओ, इसमें से हाइड्रोजन निकाला किसने होगा, सर क्लोरीन, तो क्लोरीन हो गया मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप तुम लोगों को दोनों एग्जाम्पल्स से क्लियर होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग करते हैं करोजन और रेंसिडिटी। देखो करोजन का मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल जब डिग्रेड हो जाता है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब हम उसको मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं करोजन, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लो, करोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर एंड एसिड्स ऑन द सरफेस। कि कोई भी मेटल पड़ा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर में, मॉइस्चर है वहाँ पर, तो वो डिग्रेड हो जाता है, खराब हो जाता है। अब जब स्पेसिफिकली आयरन खराब होता है ना, जब उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, तो ऐसे कोरोजन को बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। देखो कोरोजन का मतलब कोई मेटल खराब हो रहा है, जब आयरन खराब होता है उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, तो उसको स्पेसिफिक नाम दिया हो जिसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। When iron objects remain exposed to the moist air for a long time, its surface gets covered with brown flaky substance which is known as the rusting. अब देखो जो कॉपर है वो भी एक मेटल है, तो वो भी खराब होगा। अब कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, तो मतलब कॉपर ऑब्जेक्ट किस में कवर हो जाता है, कोरोजन के बाद ग्रीन कलर में। अब सिमिलरली जो सिल्वर है उसके ऊपर कौन सी लेयर फॉर्म हो जाती है, उसके ऊपर लेयर फॉर्म हो जाती है ब्लैक कलर की, जो सिल्वर सल्फाइड फॉर्म कर देता है। तो देखो सबसे पहले कोरोजन का मतलब कोई भी मेटल का खराब होना, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर और मॉइस्चर या कोई ना कोई एसिड में है। जब आयरन खराब होता है तो ऐसे कोरोजन के लिए स्पेसिफिक नाम है रस्टिंग, और वो ब्राउन कलर की सब्सटेंस फॉर्म करता है। जब कॉपर खराब होता है तो ग्रीन कलर, और जब सिल्वर खराब होता है तो ब्लैक कलर। ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गया। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, ऐसे फूड्स जिसमें ऑयल या फैट कंटेन करते हैं, ठीक है, वो जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, उनका ओरिजिनल टेस्ट खराब हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। द फूड हैविंग फैट एंड ऑयल इफ केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडरगोज ऑक्सीडेशन and they start giving an unpleasant smell and the taste also changes. This is known as rancidity. I hope तुम लोगों को यहाँ पर ये क्लियर होगा। देखो इस चैप्टर को हमने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे में पिछली 3 वीडियोज़ में ख़त्म कर लिए। ये नोट्स को साथ साथ लिखते जाओ, जो NCERT में लाइन्स मार्क करवा रहा हूँ उसको करते जाओ, तुम्हारा अच्छे से पूरी केमिस्ट्री डन हो जाएगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।